नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड इनवेरियंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। और इसके साथ हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो आपका लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इन सारे टॉपिक्स को पढ़ने से पहले जो पिछली क्लास में मैंने आपको माइकलसन मॉडले एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था, उस माइकलसन मॉडले एक्सपेरिमेंट के जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट को थोड़ा सा पहले बात करेंगे और फिर समझेंगे कि किस प्रकार से ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो एक नई ब्रांच है फिज़िक्स की वो जो है डेवलप हुई है और किस प्रकार से क्लासिकल मैकेनिक्स या जो ओल्ड मैकेनिक्स है उससे डिफरेंट है। तो माइकलसन मॉडले एक्सपेरिमेंट में आपने ये समझ लिया था कि जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, चाहे वो इनर्शियल हो, चाहे वो नॉन इनर्शियल हो, या वो रेस्ट पोजीशन में है या मोशन की पोजीशन में है, किसी भी पोजीशन में है, तो लाइट की जो वेलोसिटी होती है या लाइट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। ये माइकलसन मॉडले एक्सपेरिमेंट से हमने समझा था। तो ये एक मील का पत्थर जिसको बोलते हैं वह एक्सपेरिमेंट था रिलेटिविटी, एक जो नई ब्रांच है फिज़िक्स को शुरू करने के लिए। और बाद में आइंस्टीन ने इसी रिज़ल्ट को, माइकलसन मॉडले एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट्स को यूज़ लेते हुए कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, उस पोस्टुलेट को देखेंगे। तो माइकलसन मॉडले एक्सपेरिमेंट आने से पहले सब ये जानते थे कि कोई भी वस्तु अगर मोशन करती है तो वो किसी वस्तु के रिस्पेक्ट में मोशन करती है। जैसे अगर मैं कहीं पर चल रहा हूँ तो मैं चल रहा हूँ तो मेरे ये जो चलने की जो पोजीशन है ये मैं किसी रुके हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मेजर करूँगा। जैसे कोई ट्रेन चल रही है तो वो कैसे चल रही है, कैसे पता चला कि वो चल रही है, तो वो जिस ट्रैक पे चल रही है वो ट्रैक स्टॉप या रेस्ट की पोजीशन में है और ट्रेन उसके ऊपर चल रही है। तो आपका जो ट्रैक है, रेलवे लाइन जो है, वो आपकी हो जाएगी रुका हुआ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या जिसको हम लगभग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लें। तो उस रेस्ट पोजीशन के रिस्पेक्ट में वो मोशन में है। अब किसी ट्रेन के अंदर कोई व्यक्ति चल रहा है, ट्रेन की डायरेक्शन में ही चल रहा है, तो क्या उसकी वेलोसिटी ट्रेन की वेलोसिटी से ज़्यादा होगी? तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि ज़्यादा होगी। और अगर वो विपरीत दिशा में चल रहा है, ट्रेन के अंदर ही ट्रेन की चलने की दिशा के विपरीत दिशा में चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार कम हो जाएगी, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी निकलती है। तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसकी जो वेलोसिटी है उसको माइनस करेंगे। तो ये तो क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया। अब क्लासिकल मैकेनिक्स को जब आपने लाइट के लिए यूज़ लिया, लाइट भी किसी डायरेक्शन में चल रही है, मान लीजिए आपने टॉर्च ऑन की, टॉर्च ऑन करने से लाइट किसी एक डायरेक्शन में चली, और जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप बैठे थे और आपने टॉर्च चलाई, फॉर सपोज आप एक एयरक्राफ्ट या जेट एयरक्राफ्ट में बैठे हैं और वो एयरक्राफ्ट एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, और आपने टॉर्च चालू की और वो जो टॉर्च की जो रोशनी है, जो लाइट है, वो भी एक्स डायरेक्शन जा रही है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स से कहती है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कम हो जाएगी लाइट की, जबकि हमने माइकलसन मॉडले एक्सपेरिमेंट से ये समझ लिया था कि लाइट की वेलोसिटी फ्रेम की डायरेक्शन या वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करती है, वो इनवेरियंस होती है। तो जो पोस्टुलेट है आपके, जो आइंस्टीन ने जो है अपने आपका जो माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट है उसके बाद में जो पोस्टुलेट दिए, वो पोस्टुलेट क्या कहते हैं? दो प्रकार के पोस्टुलेट उन्होंने दिए थे। तो जो ये हाईलाइटेड आपको दिख रहा है, ये है वो दो पोस्टुलेट या अभिग्रहित जिसको बोलते हैं, यानी कि जो आपकी रिलेटिविटी है वो इन दो प्रिंसिपल पर निर्भर करती है। तो जो बेस है इनके, वो दो लॉ है, वो ये है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका त्वरण जीरो होगा, एक्सीलरेशन जीरो होगा। अगर वो रेस्ट में तो अभी उसका त्वरण जीरो होगा, यानी एक्सीलरेटेड मोशन नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई मोशन है तो जो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और पहला जो लॉ है रिलेटिविटी का वो ये कहता है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जितने भी फिज़िक्स के लॉ है
वह सेम रहते हैं, चाहे वो आप पृथ्वी पर मेज़र कर रहे हो, चाहे आप किसी दूसरे ग्रह पर मेज़र कर रहे हो, किसी और गैलेक्सी में हो। अगर वो इनर्शियल फ्रेम है तो आपकी फ़िज़िक्स के लॉज जो है वो सेम रहेंगे, पहला। और दूसरा जो बहुत अच्छा रिजल्ट जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से निकल के आया था, वो ये कि लाइट की वेलोसिटी सी सी की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी इररेस्पेक्टिव ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें लाइट की वेलोसिटी जो है वो 3 × 10⁸ रहेगी, अगर मीडियम आपका नहीं है यानी वैक्यूम है। अगर मीडियम है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू है उस मीडियम का, तो उसके रेस्पेक्ट में जो लाइट की वेलोसिटी है वो उस अनुपात में कम हो जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू C/V होता है। तो जो वेलोसिटी होगी लाइट की V = C/μ हो जाएगी। फॉर सपोज आप एक ग्लास मटेरियल है, उसमें से लाइट को पास कर रहे हैं, और ग्लास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स यानी जो अपवर्तनांक है ना, वो 1.5 है। तो C/1.5 करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी उस कांच की मीडियम में से जब लाइट पास होगी। तो 3 × 10⁸ तो 1.5 × 10⁸ मीटर/सेकंड वेलोसिटी लाइट की हो जाएगी उस कांच में से जब वो लाइट पास करेगी। तो ओके, तो ये दो जो है इसके जो है पोस्टुलेट्स है, इनको आपको समझ लेना है। अब इसके बाद में जो टॉपिक है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ये टॉपिक अब हम पढ़ते हैं। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम कहें वो है लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। आपने क्लासिकल मैकेनिक्स या ओल्ड मैकेनिक्स के अंदर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आपने पढ़ा था कि अगर कोई फ्रेम रुका हुआ है और कोई दूसरा फ्रेम उसके रिस्पेक्ट में किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा और जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उतनी ही उसकी पोजीशन में जो है चेंजेस आएगा। यानी x' = x - vt आपने ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था। और अगर फ्रेम y और z डायरेक्शन मूवमेंट नहीं कर रहा है तो y' = y, z' = z आपने पढ़ा था। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में अलग है वो ये है कि टाइम। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है टाइम जो है वो कांस्टेंट रहता है, सारे ही घटनाएं जितनी भी हो रही है उन सब के लिए टाइम सेम रहता है। जबकि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि डिपेंड करता है कि आपकी घटना किस वेलोसिटी से हो रही है और कहाँ किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो रही है, तो उसका टाइम भी उस हिसाब से चेंज होगा। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में केवल पोजीशन चेंज होती है, टाइम चेंज नहीं होता है। जबकि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि पोजीशन के साथ टाइम भी चेंज होता है। यानी कि स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट जो है वो पहली बार जो है इस रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट में ही यूज़ लिया गया है। स्पेस और टाइम ये दो चीज़ें हैं, आपको समझना चाहिए कि स्पेस का मतलब होता है पोजीशन कोऑर्डिनेट, टाइम का मतलब आप समझ पा रहे हैं टाइम होता है। और अब टाइम की भी कोई परिभाषा है क्या, तो रिलेटिविटी में उसकी परिभाषा है, लेकिन उसके लिए हम अलग से दूसरे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल जो है आपको ये समझना है कि कोई भी घटना होती है तो उस घटना को समझाने के लिए आपको दो कोऑर्डिनेट मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, एक तो स्पेस की और दूसरी टाइम की। स्पेस का मतलब हो गया उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट, जैसे x, y, z हो गया अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं, या अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं तो r, थीटा, फाई हो जाएगा, और सिलेंडर कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं तो उसके रो r और z हो जाएगा। ओके, तो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार आपका जो है स्पेस कोऑर्डिनेट चेंज होता है, लेकिन जो टाइम है वह वेलोसिटी के साथ में चेंज होता है। इसका ये मतलब हुआ, और आगे भी हम देखेंगे कि टाइम डायलेशन करके एक घटना होती है। अगर कोई वस्तु प्रकाश के वेग के लगभग वेग से जा रही है या उसके समकक्ष है तो जो टाइम है वो स्लो हो जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी दो वस्तुएं अगर एक प्रकाश के वेग के इक्विवेलेंट वेग से चल रही है तो उसके लिए टाइम जो है वो स्लो हो जाएगा। तो मैंने आपको पिछले कुछ लेक्चर में ये बताया था कि मान लीजिए अगर कोई वस्तु प्रकाश के वेग से चल रही है और कोई दूसरी वस्तु, या वस्तु को छोड़ो आप दो व्यक्तियों को लो, एक व्यक्ति पृथ्वी पर बैठा है और दूसरा व्यक्ति जो है स्पेस में प्रकाश की वेग के लगभग वेग से गति कर रहा है, और दोनों की आयु समान है, तो एक साल बाद में जो पृथ्वी पर बैठा है उसकी आयु तो एक साल बढ़ेगी, लेकिन जो वापस स्पेस से जाके आएगा व्यक्ति उसकी आयु एक साल नहीं बढ़ के उससे कम होगी, क्योंकि उसके लिए टाइम जो है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी तेज़ है।
तो ये सारी चीज़ें रिलेटिविटी की चीज़ें हैं जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स इसको समझा नहीं सकती। तो हम इसको भी और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपका, उसको समझ लेते हैं। तो आपको ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे रखा है एस, जिसको कि आपने एक्स वाई जेड से लिखा है, जिसका कि ओरिजिन है ओ, और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम, जिसका कि ओरिजिन है ओ प्राइम। अगर कोई पार्टिकल या कोई वस्तु किसी पॉइंट पी पर स्थित है, या किसी वेलोसिटी सी से वो चल रही है, तो किसी पॉइंट पी पर उसकी जो पोजीशन होगी वह क्या होगी। और जबकि हमारा जो फ्रेम एस प्राइम है वो वी वेलोसिटी से एक्स प्राइम डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसके लिए हम ये कह रहे हैं कि इनिशियली शुरुआत में जब ये दोनों फ्रेम एक ही जगह थे, यानी कि ओ और ओ प्राइम कॉन्साइड थे, जबकि टाइम जो हम ले रहे हैं ज़ीरो, तो उसके बाद में क्या होगा। अब आप किसी टाइम टी पर इनकी पोजीशन फिर से निकालें, तो किसी टाइम टी पर और फ्रेम एस के अंदर तो टाइम टी रहेगा और फ्रेम एस प्राइम में टाइम टी प्राइम हो जाएगा। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यानी स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड टी तो हो जाएगा आपका एस प्राइम में, एक्स वाई जेड जो है वो आपका एस प्राइम में, और एक्स वाई प्राइम जेड प्राइम टी प्राइम ये आपका एस प्राइम फ्रेम में हो जाएगा। तो अब अगर आप एस फ्रेम में टाइम निकालें टी, तो एक्स फ्रेम में जब आप टाइम निकालेंगे तो आप डायग्राम देखें तो आपको मिलेगा ओ पी अपॉन सी, क्योंकि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, सॉरी आपको निकालना टाइम, हाँ, तो ओ पी अपॉन सी, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी अपॉन सी, और इसके लिए यहाँ हो जाएगा ओ प्राइम पी अपॉन जो है सी। तो आप दोनों के लिए टी निकालें, तो ओ पी क्या आएगा, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइड बाई सी, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 3.1 आपको मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। सिमिलरली आप जब फ्रेम एस प्राइम में इसको मेजर करेंगे तो आपका ये हो जाएगा टी प्राइम इक्वल टू ओ प्राइम पी अपॉन सी इक्वल टू, तो आप इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 3.2 आपको मिल जाएगी। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 और 3.1 3.2 ये दोनों क्या है, एक लाइट सोर्स जो वेव फ्रंट चलता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, उसके लिए इक्वेशन है, ठीक है। अगर ये अगर ये दोनों इक्वेशन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए, और दोनों ही इक्वल टू 0 आ रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 3.3 के रूप में लिखेंगे, यानी कि दोनों को इक्वल करके 0 लिखा आपने, ठीक है। अब आप देखिए इस इक्वेशन के अंदर आगे चले, तो जहाँ पर y और z आ रहे थे कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमारी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो केवल x डायरेक्शन में या x प्राइम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो y और z जो है इनके इक्वल रहेंगे, तो y प्राइम इक्वल टू y और z प्राइम इक्वल टू z, ये मानेंगे तो ये कट जाएंगे। इक्वेशन 3.3 में y और z जो है वो आपके कट जाएंगे, तो ये यहाँ से y और z, यहाँ से y प्राइम और z प्राइम कट गया, तो आपको जो बची हुई इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी। अब आप क्या करें, x प्राइम, अब आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन यूज़ लीजिए, क्योंकि हम x डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हमारा जो x प्राइम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, और t प्राइम इक्वल टू टी। आप इसके अंदर पुट कीजिए, आपने पुट किया, देखिए हम चाह क्या रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि क्या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लाइट की वेलोसिटी के केस में सही रिजल्ट देता है, तो वही हम देखना चाह रहे हैं। तो हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट यहाँ पुट किए, तो x प्राइम और y टी प्राइम की वैल्यू पुट करी, तो हमें देखो लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि लेफ़्ट साइड जो है और जो राइट साइड है ये दोनों इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी प्राइम इक्वल टू टी माइनस वी टी प्राइम इक्वल टू टी, ये इक्वेशन सही नहीं है। तो सही इक्वेशन क्या होगी, तो इन इक्वेशन में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। तो जो आपका एक्स प्राइम है, एक्स प्राइम में क्या चेंज करेंगे, हमने एक फैक्टर गामा से इसको मल्टीप्लाई किया। हम ये मान रहे हैं कि गामा एक कांस्टेंट है जिसकी वेलोसिटी हमें फाइंड करनी, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। गामा क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, फिलहाल हमने करेक्शन फैक्टर है गामा से इसको मल्टीप्लाई किया है। अब जब आपने गामा से मल्टीप्लाई किया है, अगर आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से, तो आपका गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
ऑब्वियसली, क्योंकि एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। लेकिन अगर आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं तो गामा की वैल्यू 1 नहीं होगी, तो जो भी होगी वो हम निकालना चाह रहे हैं। तो वो अब अगली स्लाइड में आप देखें। अब आपने क्या किया, जहाँ पर एक्स प्राइम आ रहा था, जहाँ पर भी एक्स प्राइम आ रहा था वहाँ पर आपने क्या किया, देखो एक तो हमने एक्स प्राइम निकाला, मैं वापस पिछली स्लाइड में लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 3.5 देखिए, एक्स प्राइम इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी है, ठीक है। और अगर मुझे एक्स निकालना है, एक्स निकालना है तो इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा यानी कि जब हम इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना, जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में भी हमने इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर जब आप इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो एक्स प्राइम की जगह एक्स निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स प्राइम और टी प्राइम, यानी कि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश से एक्स एस में आ रहे हैं। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा गामा एक्स प्राइम माइनस का वी टी प्राइम, लेकिन वी यहाँ नेगेटिव होगा क्योंकि हम उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं, है ना, हम एस डैश से एस में जा रहे हैं, तो माइनस का वी रखेंगे तो इक्वेशन नंबर 3 आपको मिलेगी, एक्स इक्वल टू गामा एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम। ओके, अब आप देखिए जहाँ पर एक्स प्राइम आ रहा था इक्वेशन नंबर 3.6 में, वहाँ मैंने पुट किया है गामा इंटू एक्स माइनस वी टी करेक्शन वेक्टर, और साथ में वी टी प्राइम को वैसे ही रखा। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें टी प्राइम मिलेगा इक्वेशन नंबर 3.7 के रूप में। तो क्या मिलेगा, गामा इंटू ब्रैकेट में टी माइनस एक्स अपॉन वी इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आप क्या करें, टी प्राइम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3.7 से टी प्राइम की वैल्यू और इक्वेशन नंबर आपकी जो है 3.5 उससे एक्स प्राइम की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3.4 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 आप देख लेना, पीछे मैंने बता रखी है, उसमें जब आप पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन नंबर 3.8 मिलेगी। इस इक्वेशन नंबर 3.8 में आप क्या करें, लेफ़्ट साइड और राइट साइड में टी स्क्वायर के जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ रहे हैं या टी स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करेंगे। तो टी स्क्वायर के जो फैक्टर है उनकी जब तुलना करेंगे तो आपको इक्वेशन नंबर 3.9 मिलेगी, यानी गामा की वैल्यू मिल जाएगी। तो गामा की वैल्यू आई अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा था, हालांकि आपने वहाँ डेरिवेशन नहीं किया था कि ये कैसे आई। यहाँ हमने सीखा है कि ये गामा की वैल्यू किस प्रकार से आती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, गामा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये शो करता है कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई भी हो, अगर वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस या उसके अंदर कोई वस्तु प्रकाश के वेग से गति करती है तो आपका जो v होगा, v वो टेंड्स टू c होगा, v c की तरफ जाएगा। यानी ये कहें कि v की वैल्यू लगभग c के बराबर है, तो उस केस में गामा की वैल्यू 0 नहीं होगी, उस केस सॉरी गामा की वैल्यू 1 नहीं होगी, समझ रहे हो। अब आप सोचिए कि मैं रखता हूँ v की वैल्यू 0.9 c और c की वैल्यू है c ही, तो 0.9 अपॉन c इनका होल स्क्वायर रहेंगे, c से c कट गया, 0.9 का मतलब हुआ 0.81, मतलब स्क्वायर का मतलब 0.81, तो 1 माइनस 0.81 करेंगे तो लेस देन 1 मिलेगा, और वो भी अंडर रूट में है। तो जब आप करेंगे तो गामा की वैल्यू आपको मिलेगी क्या, 1 से ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि 1 अपॉन लेस देन 1 इज़ ग्रेटर देन 1, तो गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा मिलेगी। अगर गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा मिलेगी तो आपका जो फैक्टर था कौन सा, जो एक्स प्राइम और टी प्राइम वाला, जो तो वहाँ पर वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। तो ये डिपेंड करता है 0.9। अब आप थोड़ी देर के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स में जाएं। अब आप क्या करें, यहाँ पर v जो है वो वेरी वेरी लेस देन c ले। जब v की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी c से, इसका मतलब क्या हुआ कि v अपॉन c इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। तो इस फैक्टर के अंदर जहाँ पर भी 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ रहा था, तो v अपॉन सी की वैल्यू लेस देन वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1। तो गामा की वैल्यू आपको मिलेगी लगभग 1 के बराबर। तो क्लासिकल मैकेनिक्स आ गई। तो क्वांटम मैकेनिक सॉरी रिलेटिविस्टिक फिजिक्स और क्वांटम आपकी क्लासिकल फिजिक्स में जो अंतर है वो यही वेलोसिटी का अंतर है। अगर वेलोसिटी आपकी c से बहुत ज़्यादा है, आपकी वेलोसिटी c के लगभग बराबर है तो आपकी रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आपकी वेलोसिटी v c से बहुत छोटी है तो आपका जो फिज़िक्स लगेगी या जो कॉन्सेप्ट लगेंगे वो सारे क्लासिकल मैकेनिक्स के या ओल्ड फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट लगेंगे, यानी न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, गैलीलियन आपकी जो मैकेनिक्स है वो आपकी यहाँ पर लगना शुरू हो जाएगी।
तो ये चीज़ आपने यहाँ से समझ ली। आगे चलते हैं। तो जहाँ पर आपने गामा की वैल्यू, जहाँ जहाँ पर भी आपने गामा माना था, तो एक्स प्राइम आपका आ जाएगा 3.10 से एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसी प्रकार से आप टाइम निकालें तो टाइम की इक्वेशन में जहाँ कहीं भी गामा आ रहा था, उस गामा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको टाइम जो लेगा टी प्राइम इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर और डिवाइड बाई अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी। तो ये आपको टाइम 3.11 इक्वेशन से मिल गया। अब आपकी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इस कंडीशन में जब आपने गामा की वैल्यू निकाल ली है तो क्या बनेगी, तो एक्स प्राइम इक्वल टू गामा इंटू एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इक्वल टू वाई, जेड प्राइम इक्वल टू जेड, जो कि कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन टी प्राइम इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ पर टी प्राइम कर दीजिएगा, टी प्राइम इक्वल टू गामा इंटू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो ये आपकी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है फाइनली। ठीक है। अगर आप इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो x एक लेफ्ट साइड में आ जाएगा और x प्राइम राइट साइड में आ जाएगा, और जहाँ t आएगा वहाँ t प्राइम कर देना। तो ये कैसा आएगी वो अगले इसमें लिख रखा है। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन जब आप करेंगे, इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो x इक्वल टू गामा x प्राइम प्लस वी, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ प्राइम था वहाँ प्राइम हट के दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है। तो ये जो आपका फैक्टर है जिसको कि मैंने अभी भी कहा लॉरेंज फैक्टर एंड रिडक्शन ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैंने आपको अभी बता दिया। आप इसको पॉज करना और समझ लेना कि किस प्रकार से गामा की वैल्यू वी की वैल्यू के साथ में चेंज होती है। तो वी अपॉन सी की डिफरेंट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग गामा की वैल्यू निकाली हुई है, इसको आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। और जो आपका फिगर 3.3 है, ये इसको आप इसी प्रारूप में समझे, वी अपॉन सी से, वी अपॉन सी, वी की वैल्यू जब सी की वैल्यू के लगभग बराबर हो जाएगी एक पर, तो आप देखिए गामा की वैल्यू कितनी हो गई। गामा की वैल्यू जब वी इक्वल टू सी हो जाएगा तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 जीरो, तो ये डिवाइड 1 अपॉन जीरो इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट की तरफ वैल्यू जा रही है। ओके। तो ये है आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके जो एप्लीकेशन पार्ट है, एडिशन ऑफ वेलोसिटी या टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।